ओके, सो लास्ट क्लास में आपको रेट कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब क्या है इनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ किया था। कितने लोगों को ध्यान है बेटा रेट कांस्टेंट का इक्वेशन क्या था? आरएनएस इक्वेशन K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो K, एंड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो K ना। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ डू वी डिफाइन इट, है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रिएक्शन में पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसे होता है जब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाता है, वो मैं एक बार आपको पहले ग्राफ दिखाता हूँ। तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं बच्चों थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। सो अभी मैं आपको लेने जा रहा हूँ, कंसिडर एग्जांपल एंडोथर्मिक। ओके, सो एंडोथर्मिक में बताइए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट? मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि R से P जा रहा है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी फाइनल स्टेट में, एंड फाइनल स्टेट में क्या है? प्रोडक्ट। इनिशियल स्टेट क्या होता है? रिएक्टेंट। तो यानी यहां से ऐसे करके मुझे दिखाना चाहिए, ये सुनो, ये आपका प्रोडक्ट का एनर्जी है और ये क्या है? रिएक्टेंट का। यहां मैं इंथैल्पी लिख दे रहा हूं H, एंड ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का सिर्फ इतना मतलब है फ्लो ऑफ रिएक्शन, किधर से किधर जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जीज होती, उसके पास अगर वो लिक्विड एंड सॉलिड है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मानते हैं, तो कुछ भी हो जाए बट इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगी ना, उससे ज्यादा होगा प्रोडक्ट की एनर्जी। तो सर ये बीच में ऐसे क्यों दिखाया, आप सीधे क्यों नहीं चले गए? ये मैं आपको दिखा रहा था कि जैसे जैसे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे तो जो एनर्जी है सिस्टम का वो स्मूथली ऐसे से यहां नहीं पहुंचता है, बल्कि पहले एक मैक्सिमा जाता है एंड फिर नीचे डिक्रीज करता है। ये जो स्टेट है, ये पर्टिकुलर स्टेट, इसी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्टेट। एक्टिवेटेड स्टेट। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं, देखो जैसे मान लो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपस में आ रहे हैं कोलाइड करने के लिए, तो बताओ जैसे ही ये इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक आएंगे धीरे 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 रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने से एनर्जी बढ़ती है, तो ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। एक टाइम आएगा जब इनके बॉन्ड्स ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुके होंगे नाइट्रोजन के, जिनको डॉट 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 से मैं दिखा दूं, और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट चुके होंगे। ये पर्टिकुलर स्टेट जहां पे बॉन्ड इज ऑलमोस्ट ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर द फॉर्मेशन, वही पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेट। क्योंकि इसके बाद क्या है, ये बॉन्ड बनेगा इधर बॉन्ड, इसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। क्या सबको समझ में आ रहा है? बोलिए। तो ये पर्टिकुलर स्टेट एक्टिवेटेड। नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इसी एक्टिवेटेड स्टेट और रिएक्टेंट के बीच का गैप है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? हमने बोला था कि इट इज अ मेजर ऑफ पोटेंशियल बैरियर, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने से रोकता है। ये सुनो, दूसरी चीज, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कभी कोई आपसे पूछे कि ये बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन में कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो सकता है, मिनिमम, तो कितने लोग कह रहे भाई इसको कम करते जाएंगे हाइट को, लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए तो इतना तो आना पड़ेगा। तो मिनिमम एनर्जी बेसिकली इनके बीच का गैप, और इनके बीच के गैप को ही क्या बोलते हैं हम? एच पी माइनस एच आर ही क्या है? डेल्टा एच।
एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो मिनिमम पॉसिबल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो कितना होगा, डेल्टा एच के बराबर। ये लिमिटिंग केस है, इससे तो ज्यादा ही होता है, वो तो मैंने एकदम वर्स्ट केस मान लिया है कि ऑलमोस्ट रिपल्शन कुछ नहीं है, तब क्या होगा। क्या समझ में आया? ओके बेटा। सो एचपी माइनस एच आर। अच्छा, कितने लोग कहेंगे सर आप तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करते हो, उस हिसाब से तो आगे जाने के लिए ई ए एफ लिखना चाहिए, एफ मतलब फॉरवर्ड, एंड पीछे आने के लिए क्या लिखना चाहिए, ई ए बी। तो आप मुझे ये बताओ इसमें ई ए एफ एंड ई ए बी क्या है। तो आर से पी जाने के लिए जो डिफरेंस आ रहा है एक्टिवेटेड स्टेट का वो ई ए है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाते टाइम पे जो डिफरेंस आएगा वो ई ए बी है। तो ये ई ए एफ है और ई ए बी कौन सा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। ये ई ए एफ था और ये क्या है, ई ए बी। अब कितने लोग कहेंगे इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जरा देखो मैं सही लिख रहा हूं क्या, लिख सकते हैं क्या, बोलो। अच्छा, ये एक्टिवेटेड स्टेट है, इसकी एनर्जी ग्राउंड आई मीन बिल्कुल जीरो से यहां, इस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल so that it can achieve activated state, या फिर the minimum extra energy required to reactant molecule so that it can form product। क्योंकि इससे कम एनर्जी दोगे तो ये यहां तक गया और फिर से वापस आ जाएगा, इस साइड कहां जा पाएगा। इस साइड जाने के लिए बॉन्ड ऑलमोस्ट ब्रोकन होने चाहिए ताकि वो अब नए बॉन्ड बन सके, तो फिर इधर की तरफ आ सके। क्या सबको समझ में आ रही बात? लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। जैसे भी हो, जिस तरह का भी उनका रिएक्शन का नेचर हो, वो होमोलाइसिस भी हो सकता है, हेट्रोलाइसिस। वो तो रिएक्शन किस टाइप से हो रहा है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो रहा है तो होमोलाइसिस होगा, ठीक है। आयनिक रिएक्शन हुए तो हेट्रोलाइसिस होगा। चलो जल्दी नोट कर लो, ये पूरा ग्राफ बना लो और फिर मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिखा दूँ।
सभी को समझ में आ गया? नोट कर लिया सभी ने? हाँ जी। HR कहाँ बढ़ा है? HR तो कम है ना, नीचे है ना, ये ऊपर है। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है कि नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है? ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक है, तो ये पॉजिटिव। क्या ऐसे ही एक्सोथर्मिक का भी ग्राफ बनेगा? एक्सोथर्मिक यहां लिख देते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में बेटा किसकी एनर्जी डाउन होगी? ऐसे जाएगा। इस बारी EAF की वैल्यू छोटी होगी, एंड EAB की वैल्यू बड़ी होगी। बोलिए, EAF की वैल्यू छोटी एंड EAB की वैल्यू बड़ी। अच्छा, डेल्टा H अब भी देखेंगे, ये डेल्टा H है, ये HP माइनस HR ही होगा, और इस बार ये वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। और इसको अभी भी हम क्या लिख सकते हैं? EAF माइनस EAB। EAF मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड EAB का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या सबको समझ में आ गया? बोलिए। अच्छा, अब क्योंकि हम रिवर्सिबल रेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अभी हमने एक चीज पढ़ा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट कांस्टेंट बढ़ता है। बढ़ रहा है ना? बोलो। रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, सबको क्लियर है? अब मेरा यहीं पे एक अगला क्वेश्चन आने वाला है। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो रेट कांस्टेंट तो फॉरवर्ड का भी बढ़ेगा और बैकवर्ड का भी बढ़ेगा। बोलो, क्योंकि सबका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। किसी का एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव होता है क्या? नहीं, पॉजिटिव ही होता है ना। तो हर बार ये क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे के बढ़ेगा। क्वेश्चन ये है, फॉरवर्ड का ज्यादा बढ़ेगा या बैकवर्ड का ज्यादा बढ़ेगा? ये डिपेंड करता है रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। बढ़ेंगे तो दोनों। किस साइड का रेट कांस्टेंट ज्यादा बढ़ेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। या मैं और प्रिसाइज होके बोलूं तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस साइड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है या किस साइड की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। अब जैसे जब बात एंडो की होती है तो किस साइड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है? फॉरवर्ड की। बैकवर्ड की? तो आप मुझे बताओ, आप इक्वेशन एनालाइज करो और मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन में रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ना तो दोनों को है, या ये ज्यादा बढ़ेगा? लगाओ दिमाग, देखें, अप्लाई। आइए बेटा देखते हैं फिर क्या सोचा आप लोगों ने। अच्छा, ठीक है। देखो, डायरेक्ट देखने से तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि यार जिस साइड का एक्टिवेशन एनर्जी कम है उस पे असर ज्यादा पड़ना चाहिए। लेकिन मजेदार बात यह है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका ठीक उल्टा बोलता है, और समझाते हैं कैसे। तो विल डू वन थिंग, वी विल डू वन थिंग, विल टेक, हमें क्योंकि डायरेक्ट ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, एक्सपोनेंट के टर्म में है, a e टू द पावर माइनस EA बाई RT, यही है ना। अभी मैं जनरल ले रहा हूँ, EAF EAB नहीं ले रहा हूं। अब क्या करता हूं, तो मैं मानता हूं कि जब ये K1 था तब ये T1 था, जब ये K2 हुआ तो मैं मान ले रहा हूं कि टेम्परेचर T2 पे ये K2 हो गया। कोई दिक्कत? जहां पे मैंने यहां लिख रखा है कि मैंने T2 इज ग्रेटर देन T1 मतलब टेम्परेचर बढ़ाया है, मतलब नेचुरली K2 इज ग्रेटर देन K1। अब मुझे रेशियो लेना है, इस रेशियो से हमें आइडिया लग जाएगा। रेशियो लेते समय क्या करें, तो ये एक काम करो, K2 बाई K1 ले लो, तो ए से गया, e टू दी पावर, मैं माइनस ऐसे कॉमन निकाल ले,
EA बाई आर भी कॉमन निकाल ले रहा हूं, या प्लस रहने दो उसको, चलो प्लस ही रहने दो। बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा? देख बेटा, ये K2 बाई K1 था, तो ये नीचे जाएगा, डिवाइड करोगे तो E का पावर ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये वाला साइन। मतलब मैं यहां लिख दूं क्या, पूरा लिखूं क्या? लिख दूं यार, नहीं तो तुम पूरा लिख देना। चलो, ये A e टू द पावर माइनस EA बाई RT2, A e टू द पावर माइनस EA बाई RT, ए से ए गया क्या? अब ई पे पावर ये माइनस में है, ये भी ई है, ये ऊपर आके क्या आ जाएगा, प्लस। मतलब ई टू द पावर माइनस ई ए बाई RT2 एंड प्लस ई ए बाई RT1। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, मैं ये सब हटा, अब यहां से मैं थोड़ा इधर लेके आता हूं। सो K2 बाई K1 की जो वैल्यू आ रही है वो e टू द पावर ई ए बाई आर कॉमन ले लिया, 1/T1 माइनस 1/T2 आ रही है। क्या सब लोग अग्री करते हो? अभी भी नहीं दिखा? चलो और दिखाते हैं। दोनों तरफ log टू द बेस ई ले लो, टेकिंग log टू द बेस ई ऑन बोथ साइड। बोथ साइड क्या बन गया? ये कितने लोग करे, बेस ई वैल्यू एंड ये पावर है, तो पावर इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ई ए बाई आर 1/T1 माइनस 1 इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना। और कितने लोग करें, लॉग ई एंड ई मल्टीप्लाई में होगा, लॉग ई का वैल्यू 1, बेस एंड वैल्यू सेम होता है। और इधर क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस ई। अच्छा, लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 में चेंज करते समय क्या 2.303 का फैक्टर आता है क्या? आता है। नहीं पता हो तो याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। ये 2.3 मतलब मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, लॉग टू द बेस 10 K2 बाई ई ए अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1 इसको याद कर लेना, ये इक्वेशन बहुत काम का है। अब तुम्हें दिख रहा है जो K2 बाई K1 का वैल्यू अगर ज्यादा हुआ तो लॉग में भी वैल्यू ज्यादा होगा। अरे 5 का लॉग लो एंड 10 का लॉग लो, वैल्यू तो बढ़ती जाएगी ना। ये वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू ज्यादा तभी हो सकता है अगर मैं T2 T1 का वैल्यू दोनों रिएक्शन, मतलब मैंने बोला कि 30 से 50 डिग्री इंक्रीज किया है तो फॉरवर्ड के लिए भी उतना ही इंक्रीज करेगा, बैकवर्ड के लिए भी। तो ये फैक्टर तो कांस्टेंट वैल्यू है, फॉरवर्ड के लिए भी बैकवर्ड के लिए। बदल क्या रहा है, सिर्फ ई। अब बताओ, ई ए वैल्यू अगर ज्यादा हुआ, ये पूरी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा तभी हो सकता है जब K2 ज्यादा बढ़ गया है एज कंपेयर टू। क्या समझ में आया कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा, उसके रेट कांस्टेंट में इंक्रीमेंट उतना ही ज्यादा हो रहा है। प्रोपोर्शनल है, देख ये के जिस साइड का एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा, सेम टेम्परेचर रेज करने पे उस रिएक्शन का, उस साइड वाले रिएक्शन का रेट कांस्टेंट उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो इसलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए फॉरवर्ड का रेट भी ज्यादा बढ़ेगा एंड बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट कम बढ़ेगा, इसलिए। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट चाहिए, हीट करने पे वो और आगे जाएगा कि पीछे आएगा, आगे जाएगा। और ये इक्वेशन भी यही चीज बता रहा है। समझ में आया? इसको नोट करके लिख लेना, क्योंकि डायरेक्टली कुछ और ही दिखाई देता है। नोट करके लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
चलें देखा जाए। नोट करो। आया समझ या मैं समझाऊं फिर समझाऊं? देखो मैंने क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चाहे वो रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का हो या रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का हो, दोनों वैल्यू बढ़ेगा। मेरा क्वेश्चन था किस साइड ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, मतलब फॉरवर्ड की साइड ज्यादा रेट कांस्टेंट बढ़ेगा या बैकवर्ड की साइड। तो उसके लिए मैंने पहले ये निकाला कि अगर T1 से T2 ले जाएं तो EA से कैसे रिलेटेड है, और वो वैल्यू मैंने निकाली। और मैंने देखा कि K2 बाई K1 की वैल्यू e टू द पावर ए बाई आर लॉग वगैरह लेने के बाद ये आया। ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि K2 बाई K1 का वैल्यू फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर T1 से T2 will increase more if the value of EA is more। ये टर्म फिक्स है, आर भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। K2 बाई K1 का वैल्यू EA पे डिपेंडेंट है, तो सेम टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जिस रिएक्शन का या जिस साइड का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है उस साइड में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। इंक्रीमेंट को मेजर कैसे करेंगे भाई? मैं बोलूं अब K2 हो गया, पहले K1 था, तो कैसे पता करोगे? K2 बाई K1 देख लो कितने गुना बढ़ा, वो कितने टाइम्स बढ़ा। तो वो मैंने वही टाइम्स निकाला, हाउ मेनी टाइम्स इट इज इंक्रीज, एंड दैट इज कमिंग प्रोपोर्शनल टू log of this value is coming proportional to activation energy। इससे हमें ये समझ में आया कि जिस साइड का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है उस साइड अगर मैं 10 डिग्री रेज करूं टेम्परेचर तो उसका रेट ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इधर भी इंक्रीज करेगा लेकिन इस साइड का इंपैक्ट ज्यादा। अब जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा बहुत, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बात और भी लिखाया था कि ये अगर कम है तो के बढ़ेगा, लेकिन ध्यान से देखो मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाया घटाया नहीं है, मैंने उसको उतना ही रखा है। ईए को, इसका ईए को इतना ही रखा है, इसके एक्टिवेशन को इतना ही रखा है। अब ये अलग बात है कि इस साइड का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा और इस साइड का एक्टिवेशन एनर्जी कम है। अब आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो कि सर सेम टेम्परेचर पे अगर ए वैल्यू सेम हो जाए, ए वैल्यू टेम्परेचर भी सेम है, ए भी सेम हो जाए, तो किस साइड का रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा? सो नेचुरल सी बात है उस साइड का ज्यादा होगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो ये उस पॉइंट को बताता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर का होने वाला इंपैक्ट नहीं बता रहा है ये। किस साइड टेम्परेचर बढ़ा हुआ है? नहीं बाबा, इंथैल्पीज अलग अलग हैं इन दोनों की सेम ही टेम्परेचर। बढ़ा क्या यहाँ टेम्परेचर से रिलेटेड ग्राफ होता है? नहीं। हाँ, टेम्परेचर तो रिएक्शन के लिए कांस्टेंट ही रखते हैं ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सीधा सीधा मैं बोलूंगा कि आप देखो कॉमन सेंस से भी यही चीज आ रहा है, एंडो को हीट देने से उसको और फॉरवर्ड जाना चाहिए, और हम जब यहाँ पे देख रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो उससे भी पता चल रहा है कि रेट उधर का इंक्रीज करेगा जिधर का एक्टिवेशन ज्यादा है, इस साइड ज्यादा डोमिनेट करेगा रेट और इस साइड थोड़ा कम, इसलिए जाएगा तो इधर भी फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। और इसको इसी लैंग्वेज में लिखना, फॉर द सेम increase in for the same increase in temperature, the rate constant of that reaction will increase more. For the same increase in temperature, the rate constant of that reaction will increase more whose activation energy is more। Whose activation energy is more। Whose activation energy is more। क्या सभी को समझ में आ गया? हाँ, इसको E1 E2 क्यों नहीं लिखा?
क्योंकि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही एक्टिवेशन एनर्जी लिख रहा हूं यहां पे, अलग अलग टेम्परेचर पे K1 एंड K2 जब हो रहा है तो ये तो सेम ही रहेगा ना, मैं एक साइड का देख रहा हूं। तुम कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे हो K2 का मतलब बैकवर्ड का देख रहा हूं? नहीं, फिर कैसे कंपेयर कर पाओगे? अरे भाई मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही K देख रहा हूं अलग अलग टेम्परेचर पे। हे भगवान, क्या हो गया था दिमाग में तुम्हारे? इसीलिए तो तुम उल्टा उल्टा, ये K की वैल्यू टेम्परेचर बदलने से एक साइड का ही, मान लो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो रहा अभी फिलहाल, भूल जाओ, सिर्फ फॉरवर्ड हो रहा है, तो उसका K पहले कितना है बाद में कितना है, T1 टेम्परेचर पे कितना है, T2 टेम्परेचर, तभी तो मैंने यार A लिखा है, नहीं तो इसको भी बदलना पड़ता है, A फॉरवर्ड A बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी को भी बदलना पड़ता है, A फॉरवर्ड। अरे वाह, क्या कहानी हो गया तुम्हारा। इसलिए मैंने सिर्फ रेट कांस्टेंट का रेशियो निकाल के देखा कि किसी एक साइड का जो रेट कांस्टेंट का वेरिएशन है विथ टेम्परेचर वो किस पे डिपेंडेंट है, तो वो निकल के आया एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंडेंट है। अब जिस साइड का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, अब इसमें देखो ए वगैरह टर्म सब गायब हो गए, तो जिस साइड का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उस साइड का रेट में इंक्रीमेंट ज्यादा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू द सेम एक्सटेंट। अब आगे समझ में? देखो कहां दिमाग अटक जाए तुम लोग का। चलो खैर ये बातें समझ में आ गई सभी को, लिख लिया आप लोगों ने वर्डिंग्स के फॉर्म में? हाँ। मिटा दूं ये पूरा? अब मुझे एक बात बताओ, यही रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक हो गया तो क्या आप ये एंडोथर्मिक के लिए कहानी लिख लोगे क्या? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विल इंक्रीज मोर बिकॉज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड विल इंक्रीज मोर। और क्यों फॉरवर्ड का ज्यादा बढ़ता है? क्योंकि एंडो में फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ये बात लिखो, नोट करके लिखो। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन on increasing temperature the rate constant of for endothermic reaction on increasing temperature the rate constant of forward increases more as compared to the rate constant of backward. Hence endothermic reaction goes more forward on heating, more forward on heating, और आगे की तरफ जाता है, फेवर करता है। Did you get it? हाँ, एक्सोथर्मिक के लिए ऐसे अपने आप से लिखो, आप लोग लिखो एक्सोथर्मिक का पहले ग्राफ बनाओ फिर लिखो ऐसे। चलिए तो एक्सोथर्मिक सोच लिया आप लोगों ने? एक्सोथर्मिक में बताओ क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने से? हाँ, एक्सोथर्मिक में आप जब भी बनाओगे तो बताओ बैकवर्ड का जो एक्टिवेशन है वो ज्यादा हो, ये है ना?
और ये फॉरवर्ड का है। तो अब हमने इक्वेशन देखा था कि log K2 बाई K1 की वैल्यू EA अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई ये ऐसा आ रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी इस बारी मैं देख रहा हूँ बैकवर्ड का ज्यादा है, तो इसलिए इसके मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इसका भी रेट कांस्टेंट बदलेगा, तो इसी का K2 अपॉन इसी का K1 का वैल्यू EA के प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए जिधर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उस साइड ज्यादा रेट कांस्टेंट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीटिंग करने पे उल्टा असर पड़ता है, वो बल्कि मोर बैकवर्ड आते हैं, फॉरवर्ड नहीं जाते। एंडो में क्या था, फॉरवर्ड जा रहे थे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? किसमें? नहीं, मैं तो T1 T2 में बोल रहा हूं, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो T2 इज द हायर टेम्परेचर। ऐसे समझ लो कोई रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रहा था 25 डिग्री का, अब मैं उसको हीट करके 25 के बजाय 90 डिग्री सेल्सियस पे कराना चाह रहा हूँ, 90 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होगा? तो T2 हायर ही होगा ना T1 से। अब उसका इंपैक्ट अलग अलग पड़ेगा, एक्सो में रिएक्शन पीछे आना चाहेगा, एंडो में रिएक्शन आगे जाना चाहिए, इतना ही फर्क है। वो क्यों है? क्योंकि दोनों साइड का एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू सेम नहीं है, और हमने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा जिस साइड का, उस साइड के रेट कांस्टेंट में इंक्रीमेंट उतना ज्यादा। तो इतना सिंपल है। क्या सबको समझ में आ गया ये बात? वेरी गुड बेटा। अब हेडिंग डालिए, हम लोग आज पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ओके, और फिर वहां से देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, एंड फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। हेडिंग डालिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेचुरल सी बात है, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ही तभी है जब हम बात किसकी कर रहे हो, रिवर्सिबल रिएक्शन की। लिखो इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब रिएक्शन को ऐसा कुछ लेके चलते हैं कि अब इस साइड में बात करूंगा रेट का, और इधर टाइम लिख दिया मैंने। अब रिएक्शन बड़ा सिंपल सा लेके चल रहा हूं, आर से पी, राइट, और ये आर एफ हो गया और ये आर बी हो गया। अब T इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो किसी भी साइड से स्टार्ट किया जा सकता है। नेचुरली हम रिएक्टेंट लेते हैं, उससे प्रोडक्ट बनता है, तो मैं पहले क्या करूंगा, रिएक्टेंट लूंगा। तो मान लो डब्बे के अंदर मैंने रिएक्टेंट ले लिया आर, तो क्या होगा, आर आपस में कोलाइड करेंगे एंड फिर ये धीरे धीरे पी की तरफ। तो अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने लिया है, तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा वो के एफ इंटू आर होगा, और आर की वैल्यू टी इज इक्वल टू 0 पे ए नॉट है, एक्टिव मास, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू होगा रेट का एट टी इज इक्वल टू 0 फॉर फॉरवर्ड। लेकिन जैसे ही ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, तो कितने लोग कह रहे हैं, इसमें से कुछ एक्स निकल जाएगा और ये एक्स बनेगा। T इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट कुछ नहीं था, तो उसका रेट 0 से स्टार्ट होगा बैकवर्ड का। लेकिन अगले ही सेकंड जब इसका x कुछ टूट गया है, तो ये अपने हाईएस्ट वैल्यू से थोड़ा नीचे और ये थोड़ा ऊपर जाएगा। अगले सेकंड थोड़ा और ये आगे गया, तो x की वैल्यू और थोड़ी बड़ी हो गई, ए नॉट माइनस एक्स और कम हो गया, तो ग्रेजुअली ये नीचे आता जाएगा और ये ऊपर आता जाएगा। एक स्टेज ऐसा आएगा जब ये मिल जाएंगे, x के एक वैल्यू पे एक ऐसा स्टेज आएगा जब आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाए, एक बार ऐसा हो गया ना, तो इसका मतलब अगर 50 मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे थे, तो 50 वापस आ भी गए बैकवर्ड, यही मतलब हुआ ना आर एफ इज इक्वल टू आरबी का। ये जो स्टेज है एक बार अटेन हो गया तो इसके बाद कोई बढ़ने घटने वाला नहीं है, क्योंकि जितना कंसंट्रेशन है जिस चीज का वो क्या हो गया, फिक्स हो गया।
रिएक्शन हो रहा है लेकिन हर सेकंड 5 बन भी रहा है तो 5 टूट भी रहा है, तो इसलिए यहां से लेकर के आगे जीवन पर्यंत तक RF इज इक्वल टू RB हो जाएंगे और यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट? A stage of chemical reaction when rate of forward reaction becomes equal to rate of, that's it, यही है, लिखो। Equilibrium point is the stage of the chemical reaction when rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. Rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. ग्राफिकली बना के दिखा लो। ये RF था, ये RB था, ये मैंने क्या, ये क्यों ग्राफ RF को ऊपर लिखा है? क्योंकि मैंने रिएक्टेंट्स को कंटेनर में लिया था। अभी कितने लोग कह रहे हैं यही कहानी ऐसी भी हो सकती है? ये कब, RB कब और RF कब? जब ओनली प्रोडक्ट लिया गया हो। तो T=0 पे प्रोडक्ट का रेट बैकवर्ड का मैक्सिमम होगा। रिएक्टेंट धीरे धीरे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का रेट बढ़ेगा। तो ये दोनों ही है, इसलिए बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाके कर सकते हैं एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्टेंट से भी कर सकते हैं या प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। क्या समझ में आया? लिखिए। ये कब है? when only reactants are taken in the container, when only reactants, T is equal to 0, only reactants are taken। और दूसरा वाला ग्राफ कौन सा है? when only products are taken। प्रोडक्ट से क्यों नहीं जाएगा? रिएक्शन तो रिवर्सिबल है ना, और रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं तो वो प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, प्रोडक्ट्स कोलाइड करेंगे तो रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे। हाँ, वो तो लिखने के तरीके पे है ना। अब तुम इसको लेफ्ट इसको राइट लिख रहे हो, इसका ये मतलब थोड़े राइट वाला आपस में कोलाइड नहीं करेगा, कोलाइड तो राइट वाले भी करेंगे। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि N2H2 से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, तो क्या अमोनिया आपस में टकरा के इनके बॉन्ड टूट करके N2H2 रीजनरेट नहीं हो सकता? हो सकता है। इसलिए तो हम इसको फॉरवर्ड इसको बैकवर्ड लिख रहे हैं। अमोनिया का रिएक्शन अगर ऐसे लिखा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस, बैकवर्ड इज दिस। अगर इसी को उल्टा करके लिखे तब हमारा फॉरवर्ड उल्टा हो जाएगा। इसलिए रिएक्शन जैसे लिखा हो, लेफ्ट टू राइट हमेशा फॉरवर्ड मानते हैं, राइट टू लेफ्ट हमेशा बैकवर्ड मानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको लिया है तो इसको उल्टा करके लिखो, नहीं। इसको उल्टा लिखने से क्या फायदा? हमें तो ये समझना है ना, कोलिजन होने से ये पीछे भी आ सकता है, क्योंकि हमें आदत जनरली क्या पड़ी है, आर से पी लिखने की, और रिएक्शन को हमेशा लेफ्ट से राइट देखने की। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये राइट से लेफ्ट भी आते हैं। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट का इतना मतलब है कि ऐसा स्टेज जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, इसके अलावा कुछ और नहीं। हाँ, खत्म नहीं हुआ, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया।
5 बन रहे हैं, 5 टूट रहे हैं। देखो एक होता है कि रिएक्शन रुक गया, जितना ए बनना था बन गया, जितना बी बनना था बन गया, जितना सी वगैरह आने थे वो सब आ जा चुके हैं, अब कुछ नहीं होने वाले। कॉन्सेंट्रेशन वाइज देखोगे तो तुम्हें कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हर सेकंड जितने टूट रहे हैं उतने बन रहे हैं। लेकिन रियलिटी में रिएक्शन चल रहा है, इक्वल पेस से चल रहा है, बस यही फर्क है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का यही मतलब है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब चीजें अपने जगह जहां पे भी थी वो रुकी। समझ गए? अब इसको प्रूव करने के लिए भी मतलब इसके प्रूफ भी हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हैं कि भाई ये डायनेमिक होता है या रुक जाता है। पहले तो हमें रेट से साफ दिख रहा है यार, होना चाहिए। और अगर इसको प्रूव करना चाहते हो तो वी हैव आइसोटोपिक टेक्निक टू चेक देम। जैसे मान लो यही नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बन रहे थे, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब हम देख रहे हैं इनमें कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, जितने इनके मोल थे जितने इनके मोल थे वही। तो आप थोड़ा सा उसी जगह पे हल्का सा हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव ले लो, T2 ले लो अंदर। तो T2 ले लिया, अगर ये रुका हुआ है, अगर ये रुका हुआ है तो T2 हमेशा इसी साइड में मिलने वाला, इसी साइड का मतलब अमोनिया में नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये चल रहा है तो T2 टूट करके NT3 भी बन जाएगा। अरे जैसे N2 प्लस H2 मिलकर क्या बनता है NH3, वैसे N2 प्लस T2 मिलकर क्या बनता है NT3। यानी अमोनिया जो आइसोलेट करोगे उसमें भी रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि ट्राइटियम क्या है रेडियो एक्टिव। तो ऐसा देखा गया है कि इसके अंदर NH3 को जब मतलब अमोनिया को निकालते हैं तो उसके अंदर T के कंपोनेंट्स मिलते हैं। इससे ये पता चलता है रिएक्शन हो रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव्ड है, रिएक्शन नहीं रुका हुआ है। बस इतना हो गया है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इक्वल हो गए, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या समझ में आया? अब तुम्हारी बात कर लेते हैं, सर कॉन्सेंट्रेशन कैसे वेरी करेगा? अगर मान लीजिए इसी चीज को बोला जाए और मैं इस टाइम को T0 ले ले रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आए कि इस टाइम के पहले इक्विलिब्रियम नहीं था, इसके बाद ये टाइम T0। अब मैं यहां कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की, हाँ बोलिए बेटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, इधर इधर ध्यान दो। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की मैं बात कर रहा हूं। देखो रेट जब भी देखते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू KF इंटू आर का कॉन्सेंट्रेशन। आर के जगह पे क्या हम लिख रहे थे A0 माइनस एक्स टी टाइम। और आरबी क्या लिखेंगे KB इंटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा एक्स होगा टी टाइम। और टाइम के साथ धीरे धीरे एक्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ेगा, और ये वैल्यू कम हो रहा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड कम होगा, इसलिए ये नीचे आ रहा था ये ऊपर आ रहा था। ये बढ़ते बढ़ते ये घटते घटते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे ही ये बराबर हो गए तो एक्स की वैल्यू अब नहीं बदलने वाली, क्योंकि जितना टूटा उतना ही बन गया। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन आर एंड पी का फिक्स हो जाएगा इक्विलिब्रियम के बाद। तो यानी इसमें तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती है कि भाई ये घटते घटते रिएक्टेंट की जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम तक आते आते प्रोडक्ट से भी कम हो गया, ये भी हो सकता है। घटते 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 घटा लेकिन प्रोडक्ट से अभी भी ज्यादा है, वो भी हो सकता है। दोनों बराबर हो गए, भी हो सकता है। क्योंकि बराबर रेट होने चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए, कॉन्सेंट्रेशन का बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। तो ये डिक्रीज करेगा करेगा करेगा, यहां होने के बाद कांस्टेंट, ये इंक्रीज करेगा 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 करेगा, यहां होने के बाद कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट ऐसे दिखेगी। या फिर ये किसकी मैं बात कर रहा हूं, ये रिएक्टेंट का था और ये किसका था प्रोडक्ट। या फिर ऐसा हो सकता है ये सारे ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वाले ट्रू नहीं बेटा, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ रेट कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन उनके क्या लिए सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। अभी हम करेंगे इस पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं, असली काम ही यही करना है हमें। ये तो बस थ्योरेटिकल लेआउट कर रहा हूं मैं अभी आपको ना। एंड दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये घटे लेकिन एक लेवल के नीचे ना आ पाए, मतलब मेरी ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बात समझो। यहाँ के बाद कांस्टेंट पैरेलल लाइन,
ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। और तीसरी बिल्कुल वेरी रेयर पॉसिबिलिटी जब दोनों बराबर हो जाए, उसका भी पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी है। और ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट टी नॉट। तीसरा ये भी पॉसिबल है। लेकिन रेट वाइज जब कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉ कर रहे हो तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तुम रेट ड्रॉ कर रहे हो तो यही होना ही चाहिए। वरना तुम सोचो कि फॉरवर्ड ज्यादा है, बैकवर्ड कम है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां से आएगा? तो ये अभी और आगे जाएगा, और बढ़ेंगे कंसंट्रेशन, बैकवर्ड का रेट और बढ़ेगा, ये थोड़ा और नीचे होगा, तो ये चलता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। कैसे रोकोगे? क्योंकि ये ग्रेजुअली बढ़ता ही जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट कम, प्रोडक्ट बढ़ेंगे, उनके कंसंट्रेशन बढ़ेंगे, तो ये रेट बढ़ने लगेगा। ऐसे करके ये रिएक्शन। क्या सबको समझ में आया? अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आप लोग देखते हैं आप लोग क्या करते हो। पहले इसको बढ़िया से ड्रॉ करो इक्विलिब्रियम। नहीं, कहां से हो? ओवरऑल तो सारी चीजें फिक्स हो गई ना। सारी चीजें बदलती कैसे हैं? कॉम्पोजिशन बदलने से। जब एक मिक्सचर का कॉम्पोजिशन ही फिक्स हो गया उसके बाद तो कहां से कुछ चेंज होगा? आने के बाद कोई बदलाव नहीं। इसीलिए तो इसके जस्ट पहले डेल्टा जी नेगेटिव है, इस पॉइंट के बाद यहां वाला चीज डेल्टा जी क्या है? जीरो। इसके जस्ट पहले डेल्टा जी क्या है? लेस। क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं अभी स्पॉन्टेनियसली, और यहां इक्विलिब्रियम आ गया है, तो अब डेल्टा जी जीरो। फिर हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात बोल रहे। इसका कहना है सर मान लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कौन से साइड का रेट ज्यादा बढ़ जाता है? जिस साइड का एक्टिवेशन एनर्जी, तो फिर से वो डिस्टर्ब हो गया, फिर इक्विलिब्रियम थोड़ी देर बाद अटेन करेगा। ठीक है, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन नोट कर लो बेटा। कर लिया बेटा? सभी ने लिख लिया? चलिए, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को। अब हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट।
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक बारी इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो जाए तो उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, बेसिकली ये हम जानना चाहते हैं। तो एक बात बताओ, आप इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब करना चाहते हो, इसका मतलब आप बेसिकली ये करना चाहते हो आर एफ इज नॉट इक्वल टू आरबी। डू यू गाइस एग्री? बोलो। आर एफ नॉट इक्वल टू आरबी करने के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं? तो देखो, आर एफ बिकम्स इक्वल टू आरबी का मतलब के एफ इंटू रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बिकमिंग के बी इंटू प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन। तो कितने लोग कह रहे हैं सर इनमें दो तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, किसी तरीके से मैं के बदल दूं और इस तरह से बदलूं कि इसका और इसका के अलग अलग आ जाए। ये तो बड़ा आसान है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि के लिखने में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ए टू द पावर माइनस ई भाई। टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट अलग अलग एक्सटेंट तक बढ़ता है, क्योंकि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उस साइड का ज्यादा बढ़ता है। क्या बोलो, समझ में आ रहा है? इसीलिए बैकग्राउंड रेडी किया था Q2/K1 वाला। अब धीरे धीरे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब हो सकता है। अब डिस्टर्ब होने के बाद वो और आगे जाकर के फिर से इक्विलिब्रियम आएगा, या पीछे आगे जाने का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी मोर और रेट ऑफ बैकवर्ड विल बी मोर, दैट डिपेंड्स वेदर द रिएक्शन इज एंडो और, अगर एंडो हुआ तो और आगे जाकर के इक्विलिब्रियम आएगा, फॉरवर्ड ज्यादा बढ़ जाएगा, और एंडो हुआ सॉरी एक्सो हुआ तो पीछे। क्या सबको समझ में आया? एक तो टेम्परेचर से बदल सकते हैं, दूसरा कितने लोग कह रहे सबसे आसान तरीका था कंसंट्रेशन ही बदल देते, मतलब रिएक्शन चल रहा है, जैसे ही इक्विलिब्रियम आया मैं ऊपर से और आर डाल दूं, या मैं जो पी बन रहा था उसको चुरा लूं, यहां से खींच लूं बाहर, कॉन्सेंट्रेशन इसका सॉल्यूशन में डिक्रीज कर गया, ये डिक्रीज कर जाएगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड डिक्रीज कर गया, अब दोनों इक्वल नहीं है। समझ रहे हो क्या? तो ये कुछ ऐसी वाली बात हो गई कि जैसे मान लो कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों इक्वल थे, अब मैंने अचानक से आर डाल दिया, आर डाल दिया मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ जाएगा, इसी इंस्टेंट पे बैकवर्ड अभी यही है, लेकिन इसी इंस्टेंट पे क्या बढ़ गया, आर एफ, क्योंकि मैंने आर और ज्यादा डाल दिया, आर यहां स्टार्ट हो गया, बैकवर्ड अभी यहीं पे है क्योंकि इसमें कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे नीचे और ये धीरे धीरे, समझ रहे हो क्या ग्राफ का नेचर कैसा बदलेगा? यहां फिर से इक्विलिब्रियम हो गया, अब फिर से मैंने आर एफ और डाल दिया, तो आर एफ डालते ही रेट ऑफ फॉरवर्ड which is kf into r becomes even higher. kf is a rate constant effect. kf कहां बदलता घटता है, ये तो मैंने बोला इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। अच्छा तुम ये देखो क्या होता है, ज्यादा मैथ्स पढ़ लेने से दिमाग खराब हो जाता है। क्या वो ये इक्वेशन देख रहा है, जैसे ये इक्वेशन एक फिक्स वैल्यू हो कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू ऑलवेज, अब ये बोल रहा है एक बढ़ाओगे तो दूसरा कम करना पड़ेगा, देख लो इसका ऐसा होता है। ये मैंने बोला ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आर एफ इज के एफ इंटू आर एंड आर बी इज के बी इंटू आर, जब सॉरी के बी इंटू पी, जब आप आर एफ बढ़ा दोगे तो ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, इसको कम करोगे तो ये कम होगा, ये इंडिपेंडेंट चीजें हैं। हमने बोला कि भाई थोड़ा टाइम के बाद ये आर एफ बिकम्स इक्वल टू आर बी। अब अगर ये हो चुका है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है, मुझे उसको डिस्टर्ब करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं रिएक्टेंट और डाल करके आर एफ अलग से बढ़ा दूंगा। अभी ऐसा हो रहा था कि 10 मॉलिक्यूल इधर से जा रहा है, 10 मॉलिक्यूल इधर से वापस भी आ जा रहे हैं। अब मैंने जैसे रिएक्टेंट और बढ़ा दिया, अब 15 मॉलिक्यूल जाने लग गया, लेकिन ये तो अभी 10 ही आ रहा था ना, तो 15 इधर से इधर जाएगा तो धीरे धीरे इसका रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल कम होगा तो धीरे धीरे ये और नीचे आएगा, लेकिन उस इंस्टेंट पे 10 से 15 का जंप ले गया ना, तो यही तो मैं दिखा रहा कि एकदम से ऊपर चला गया, यहां से बैकवर्ड और ऊपर, ये फिर और तुम आर बढ़ा दोगे तो फिर ये कहानी चलती जाएगी ऐसी। समझ गए? इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब कोई हाइट नहीं है, इक्विलिब्रियम पॉइंट सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आर एफ आरबी के बराबर हुआ या। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे बदल सकते हैं, एक तो टेम्परेचर बढ़ाने से बदल, दूसरा डिस्टर्ब करने का मतलब, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन अल्टर करने से, एक्टिव मास मोर प्रिसाइसली बोलूं, क्योंकि सॉलिड के केस में तो एक्टिव मास 1 होता है, 2-4 बूंद और डाल देने से कुछ फर्क, समझ गए ना, लेकिन बाकियों के लिए। अच्छा तीसरा जो अभी एक बच्चे ने बात किया कि सर
के बदलने के लिए तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बदल सकते हैं। बोलो कैसे बदलेंगे एक्टिवेशन? हाँ, लेकिन किताब में लिखा हुआ है कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होता है। अब ये क्या यार? नहीं, कोई भी कैटलिस्ट डालो, पॉजिटिव नेगेटिव, इक्विलिब्रियम कौन पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होता है। मतलब RF इज इक्वल टू RB अगर अचीव्ड है, फिर तुमने डाल दिया कैटलिस्ट, तो वो बदलने वाला नहीं है, अभी भी RF इज इक्वल टू RB हो जाएगा। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है? क्योंकि कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ तो रेट कांस्टेंट बढ़ गया। इसका सिर्फ यही मतलब हो सकता है कि रेट कांस्टेंट बढ़ा तो रेट बढ़ गया। तो पहले 10 इज इक्वल टू 10 हो रहे थे, अब जैसे ही मैंने कैटलिस्ट डाल दिया ये 50 हो गया पर मॉलिक्यूल, ये भी 50 हो गया। यानी इक्वल एक्सटेंट तक बढ़ जाते हैं कैटलिस्ट डालने से। अब वो कैसे, वो समझते हैं थोड़ा ना। कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट बट इट डू अफेक्ट रेट। पहले 5 इज इक्वल टू 5 था, कैटलिस्ट डालते ही वो और फास्ट होने लगे, 10 इज इक्वल टू 10, 15 इज इक्वल टू 15, 20 इज इक्वल, लेकिन अभी भी दोनों इक्वल ही हैं, अनइक्वल नहीं है। अनइक्वल होते तो डिस्टर्ब हो जाता। चलो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग में पहला पहला पॉइंट लिखो, फिर इसके समझाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट या फैक्टर्स विच विल डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम पॉइंट। सबसे पहला लिखो कॉन्सेंट्रेशन। लिखो if the concentration of या एक्टिव मास, लिखो ज्यादा प्रिसाइज वर्ड है। if the active mass of the reactant or the product is altered, if the concentration or active mass of the reactant or product is altered, reactant or product is altered, चेंज हो रहा है अगर, तो क्या होगा बच्चों? then what will happen? हाँ जी, लिखो rate of forward will not be equal to rate of backward, hence equilibrium point will be disturbed. अब ऐसे तुम लिख लो A plus B फॉर्मिंग C plus D। यहां कहानी लिख लो, कुछ की पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन पे ही लिखो कहानी। सबसे पहला, if the concentration of A is increased at equilibrium, what will happen? Rate of forward will increase more, new equilibrium will be achieved going more forward। लिखो कहानी। if the concentration of A is increased, रिएक्शन लिख के लिखना, the concentration of A is increased at equilibrium point, equilibrium point था उस पे मैंने A पे इंक्रीज कर दिया, then rate of forward will increase more, hence the new equilibrium point will be achieved by going in forward direction, hence the new equilibrium point will be achieved by going in forward direction। Similarly, if the active mass of any of the products like C or D is increased, similarly if active mass of any of the product C or D is increased, बिल्कुल बात सही है। If the amount of product or active mass of product is increased, reaction will shift backward, किस लिए? To attain new equilibrium point, to attain new equilibrium point। बोलो बच्चों, आ रहा है क्या समझ में?
इफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, रिमूव किया गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो रेट ऑफ बैकवर्ड कम हो गया, तो अभी और फॉरवर्ड जाएगा ये। तो लिखो इफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज रिमूव्ड then rate of backward will decrease, hence reaction will shift more forward to attain new equilibrium point. कर लिया सभी ने? हाँ हाँ बिल्कुल। इफ द कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इज रिमूव्ड, तो फॉरवर्ड कम हो जाएगा, फिर ये पीछे आएगा, देन रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सभी को समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? अगला लिखो। ये पहला फैक्टर था, कौन सा फैक्टर? बाई चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। अगला लिखो टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखो। चेंजिंग द टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैसे अफेक्ट करता है? फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन what will happen? On increasing the temperature, for endothermic reaction, on increasing the temperature, it will shift किधर? Forward to attain equilibrium। समझ गए ना मतलब? ऐसे एक्सोथर्मिक का लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन विल शिफ्ट, किधर शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड टू अटेन व्हाट? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। नोट पॉइंट करके लिखो लास्ट, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैसे अफेक्ट नहीं करता है बच्चों? आ जाओ मैं समझाता हूं। तो देखो, जब आप R से P जा रहे होगे, नहीं, ये एक्टिवेशन बैरियर को कम करता है। ये जो डॉट डॉट लिखा है, ये कैटेलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटेलाइज्ड रिएक्शन। अब कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि सर ये जो भी डिक्रीज हुआ है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए सेम ही हुआ है? ये जो डेल्टा ई का वैल्यू है, ये दोनों तरफ क्या होगा? सेम। तो जब दोनों तरफ ये वैल्यू सेम है, तो अगर मैं k की वैल्यू लिखता ए टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये अनकैटेलाइज्ड का था, कैटेलाइज्ड लिखना होगा तो e टू द पावर माइनस ई ए माइनस एक्स अपॉन आर टी, या डेल्टा ई मान लो। इसको और सिंप्लीफाई करो तो ए टू द पावर माइनस ये बाई आर टी, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब मैंने उसको थोड़ा, जैसे आप क्या करते हो,
मल्टीप्लीकेशन है तो सम में लिख देते हो, सम है तो मैं मल्टीप्लीकेशन इनटू ई टू द पावर डेल्टा ई अपॉन आर टी। क्या आपको दिख रहा है ये फैक्टर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों में सेम ही आएगा, क्योंकि डेल्टा ई का वैल्यू क्या हो गया, सेम। इसलिए मैं समझा रहा था कि जब आप कैटलिस्ट डालोगे तो रेट बढ़ेगा, लेकिन दोनों साइड इक्वल इंक्रीमेंट होंगे, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीमेंट होंगे। अगर फॉरवर्ड 5 गुना बढ़ा तो बैकवर्ड भी 5 गुना बढ़ जाएगा। पहले दोनों 10-10 पे थे, अब दोनों 50-50 पे हो गए, लेकिन इक्वालिटी तो अभी भी है। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि दोनों साइड का रेट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज करता है। कितना टाइम्स, ई टू द पावर डेल्टा ई बाई आर टी टाइम्स। देखो वही आ रहा है ना, जो डेल्टा ई क्या है, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों सेम ही होते हैं। क्योंकि हाइट नीचे करोगे तो इधर से भी डिक्रीज होगा, इधर से भी डिक्रीज होगा। भाई पहले इतना बड़ा था, अब इतना ही रह गया। पहले इतना बड़ा था यहां तक बैक फॉरवर्ड का, अब सिर्फ यहां से यहां तक रह गया। तो दोनों साइड इक्वल डिक्रीज हुआ। इस वजह से लिखो, नोट करके डायग्राम बना के लिखना है इसको। टेम्परेचर कहां से आ गया, एक ही फैक्टर तो डिस्कस करो, तो दोनों क्यों मिलाने लग रहे हो। उससे पहले वाला क्या, हाँ तो उसका ठीक उल्टा असर पड़ेगा बेटा। किसमें, हाँ टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जा रहा है तो घटाने से बैकवर्ड आएगा ना। नहीं, क्यों जाएगा, हाँ, ठीक है, चले आगे, इसको लिखो जल्दी। Adding catalyst does not affect equilibrium point because it decreases the activation energy for both forward and backward reaction to the same extent. It decreases the activation energy for both forward and backward to the same extent. Hence, rate of forward and rate of backward both increases same number of times. Forward का rate and backward का rate both increases with same number of times. Same number of times. सभी को समझ में आ गया, क्या सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए यहां तक नोट कर लिया सभी ने, अब इसके आगे करें, इसके आगे करें, चलो सर इम्पैक्ट ऑफ, यहां तक आ गया। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग किसके बारे में बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है उसको समझते, हेडिंग डालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही सबसे ज्यादा यूज होगा। ये जो इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसमें इसी का रोल ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के and it is the ratio of rate constant forward to the rate constant backward. Equilibrium constant क्या है, ratio of rate constant forward to the rate constant backward, इतना सिंपल है। What is equilibrium constant? The ratio of, लिखो ऐसे wordings में, equilibrium constant of any reversible, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डिफाइन करने का कोई सेंस है क्या, वो तो एक ही डायरेक्शन में जाता है।
तो ये रिवर्सिबल, सारे पार्ट्स किसके लिए हैं? रिवर्सिबल। Equilibrium constant is the ratio of rate constant forward to the rate constant backward। लिख लिया? बोलो। अब इसको एक्सप्रेस करें क्या? एक्सप्रेस करें। के एफ को क्या लिखते हैं? ए एफ ई टू द पावर माइनस ई ए एफ अपॉन आर टी। बैकवर्ड को क्या लिखते हैं? ए बैकवर्ड ई टू द पावर माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। ये के का वैल्यू। अब जो के की वैल्यू है ए एफ अपॉन ए बी, क्या मैं इसको ए नॉट लिख दूं? ये कैपिटल के, ध्यान रखना ये स्मॉल के थे, ये स्मॉल है और ये कैपिटल होता है। ई टू द पावर, कितने लोग कह रहे हैं माइनस कॉमन निकाल लेंगे? ई ए माइनस ई ए बी ब्रैकेट में अपॉन आर टी। क्या सबको दिखाई दे रहा है? किसी को ये टर्म जाना पहचाना सा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ई टू द पावर माइनस क्या? डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? ई एफ माइनस। लिख लिया सभी ने? इसको याद रखना। इससे भी जरूरी, कितने लोग कह रहे हैं सर जैसे आपने K2 बाई K1 लॉग लेके लिखा था, वैसे ही क्या मैं K2 बाई K1 लॉग टू द बेस 10 इज इक्वल टू इस बार डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 लिख सकता हूं क्या? हाँ, अपॉन आर टी आएगा बेटा, ये तो आएगा। क्या ये लिख सकता हूं? इसको भी याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी एंड डेल्टा एच में एक बड़ा फर्क है। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है एंड एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव, एंडो के लिए। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करेंगे? आज देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये पूरा लिखना है। लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा बताओ? एक तो नेचर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि उससे के अफेक्टेड होता है, एफ ए बी है। पहला लिखो नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक। दूसरा टेम्परेचर, ये सुनो। लेकिन अब बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी या कुछ भी हो सकता है? एग्जैक्टली। डेल्टा एच का साइन अगर पॉजिटिव है तो बढ़ेगा, नेगेटिव है तो घट जाएगा, और अगर जीरो है तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर ये सारा टर्म ही गायब हो गया। K2 बाई K1 की वैल्यू 1 हो गई, टेम्परेचर कुछ भी करो कोई फर्क। तो लिखो ये बात, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो सकता है? इंक्रीजेस फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन but decreases for exothermic reaction. Increases for endothermic reaction and decreases for किसके लिए? Exothermic reaction and remains constant if delta H is 0. Delta H is 0. अगला क्वेश्चन ये है, इसी में बताओ कैटलिस्ट अफेक्ट करेगा क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? बोलो, करेगा? करेगा नहीं, क्योंकि डेल्टा एच कैन नॉट बी अफेक्टेड बाई कैटलिस्ट। डेल्टा एच तो इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, वो तो हाइट ऊपर नीचे करता है इनकी एनर्जी। हाँ, तो इसलिए ये वैल्यू तो यही रहने वाली है, इसलिए इट इज नॉट अफेक्टेड बाई। देखो, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैटलिस्ट डू नॉट अल्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या सभी को समझ में आ गया यहां तक? कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर हो गया? अब रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिफरेंस देखते हैं। तो देखो, एक्सप्रेशन ही देख लो, k इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी था, और ये कितना है? k इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन। सिमिलर इक्वेशन, सिमिलर इक्वेशन है ना, फर्क बस ये है कि ई ए इज ऑलवेज पॉजिटिव वेयर एज डेल्टा एच इज पॉजिटिव और नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ाने से इसका वैल्यू हमेशा बढ़ता है, चाहे रिएक्शन एंडो हो या एक्सो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, एंडो के लिए बढ़ता है, एक्सो के लिए। नेक्स्ट, कैटलिस्ट डालने से ये बदल जाता है, इसलिए ये बदलता है, जबकि कैटलिस्ट डालने से इस पे कोई फर्क। ग्राफ अगर दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग टू द बेस ई, तो ये आ जाएगा लॉग टू द बेस ई प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई बाई आर टी। इसको थोड़ा मल्टीप्लीकेशन में सम के फॉर्म में ब्रेक करो, log टू द बेस ई ए प्लस log टू द बेस ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, यानी ये एल एन के। अब इसी को log टू द बेस 10 में लिखूं तो 2.303 का फैक्टर आएगा, मैं उधर ले जाऊंगा, यहां पे भी आएगा, वो डिवाइड होकर के ये गायब। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ लीनियर होगा? वर्सेस 1/t, अरे यार इसको देखो, लॉग के जगह वाई रखो, ये सी है, हाँ ए ही था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ए। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, क्या ये लीनियर रिलेशन दिख रहा है? ये y इज इक्वल टू सी माइनस ये m इंटू 1/t इज x, क्या लीनियर दिख रहा है? तो मैं यहां पे ग्राफ अगर बनाना है, log टू द बेस 10 के रेट कांस्टेंट स्मॉल के 1/t, स्लोप कैसा? नेगेटिव। स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। आ रहा है ना? बोलो, ये लॉग के। ऐसे कितने लोग कह रहे हैं इधर वाले में
अगर मैं लिखूंगा तो log टू द बेस 10 के बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है, ये कैपिटल के है, इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a नॉट एंड माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 r 1/t। इसका ग्राफ देखोगे तो log टू द बेस 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका भी नेचर ऐसे ही आएगा, स्लोप वहां डेल्टा, वहां पे क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी भाई आर था, यहाँ क्या होगा डेल्टा एच अपॉन 2, ये 1/t का ग्राफ। तो दोनों के बारे में बैक टू बैक कंपैरिजन। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको क्या समझाया, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ भी सकता है घट, ये पहला कंपैरिजन। कैटलिस्ट डालने से रेट कांस्टेंट बदल जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड बाकी ग्राफ का नेचर मैंने आपको बता दिया। विद दिस एवरीवन, we are done for today's lecture. See you guys in the next class.